दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेरिका में चुनाव हमेशा से लोकतंत्र का एक ऐसा रण क्षेत्र रहा है जहां पूरी दुनिया की नज़र टिकी होती है। यह इसलिए कि अमेरिका के हर फैसले का प्रभाव विश्व के हर कोने तक पहुंचता है। लेकिन इस बार का चुनाव खास बन गया था। क्यों खास था? क्योंकि दोस्तों इसे फिर से एक पुराने योद्धा डोनाल्ड ट्रंप ने चुनौती दी थी और उनके सामने एक ऐसी महिला थी जिनकी जड़ें भारतीय अफ्रीकी मूल में समाई है। दोस्तों इस बार राष्ट्रपति पद की रेस में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्र और स्वास्थ्य के कारण चुनाव नहीं लड़ा, उनकी जगह कमला हैरिस ने चुनाव लड़ी। लेकिन क्या अमेरिकी समाज पहली महिला राष्ट्रपति को स्वीकार करने के लिए तैयार था? क्या लोकतंत्र की इस महान धरती पर लैंगिक असमानता को तोड़ पाना मुमकिन था? दोस्तों कमला का चुनावी सफर न केवल उनके लिए बल्कि हर उस महिला के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो सदियों से अपनी काबिलियत को साबित करने की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन विडंबना यह रही कि वह सफलता तक नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। विवादों से घिरा जीवन, कानूनी परेशानियां, महाभियोग और जनता के सामने उनका बड़बोलापन। इसके बावजूद वह इस बार भी जीत गए। क्यों वह जीत गए? क्या यह उनकी मजबूत रणनीतियों का परिणाम था या उनके समर्थकों का अंधा विश्वास? दोस्तों जब प्रचार के दौरान उन पर गोली चलाई गई और वह बस निकले, तब एक ऐसे नेता की छवि पेश होने लगी जो हर बाधा को पार कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि एरिजोना के परिणाम अंतिम रूप से घोषित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक शानदार जीत हासिल की है। इसके साथ ही उनके इलेक्टोरल कॉलेज के कुल वोट 312 हो गए हैं, जबकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास 226 वोट है। दोस्तों रिपोर्टों के अनुसार एरिजोना ने ट्रंप को 11 अतिरिक्त इलेक्टोरल वोट दिए हैं। दोस्तों अब ट्रंप 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुने जाने से देश और दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले दो प्रमुख पार्टियां यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए एक प्रक्रिया अपनाती है जिसे प्राइमरी और कॉकस कहा जाता है। दोस्तों यह प्रक्रिया स्टेट लेवल पर होती है और इसके जरिए पार्टी के सदस्य यानी जो वोट डालते हैं यह तय करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में उनके पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि प्राइमरी यह एक चुनावी प्रक्रिया है जिसमें जनता वोट करती है। जैसे न्यू हैम्पशायर और आयोवा जैसे राज्य पहले प्राइमरी चुनाव आयोजित करते हैं जिससे पार्टी के सदस्य मतदान करके एक उम्मीदवार को चुनते हैं। और कॉकस जो होता है इसमें पार्टी के सदस्य एक साथ मिलकर और चर्चा करके अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। और यह प्राइमरी से अलग होता है क्योंकि यह एक चर्चा आधारित प्रक्रिया है जिसमें लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और मत पत्र पर यानी बैलेट पेपर पर वोट करते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव दो प्रमुख पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के उम्मीदवारों के बीच में होता है। दोस्तों अमेरिका में चुनाव के दौरान जनता को अपने राज्य के लिए उम्मीदवार चुनने का अधिकार होता है, लेकिन वह सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। यानी कि राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती है बल्कि जनता इलेक्टर्स को चुनती है और ये इलेक्टर्स मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं, जिसे दोस्तों पॉपुलर वोट कहा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों मुख्य रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। अमेरिका में 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब लोग वोट करते हैं वे अपनी राज्य के लिए एक विशेष उम्मीदवार के इलेक्टोरल वोट को चुनते हैं। उदाहरण के लिए अगर कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट हैं और एक उम्मीदवार वहां जीतता है तो सभी 55 इलेक्टोरल वोट जीत लेता है। इस प्रकार जो उम्मीदवार दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज में अधिक वोट जीतता है वही राष्ट्रपति बनता है। यह प्रक्रिया इसलिए जटिल है क्योंकि पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट में फर्क होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन ने कुल देश भर में अधिक वोट प्राप्त किए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज में जीत हासिल की और राष्ट्रपति बने। दोस्तों अमेरिका में प्रत्येक राज्य का चुनावी महत्व अलग होता है। बड़े राज्य जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास इसमें ज्यादा इलेक्टोरल वोट होते हैं, जबकि छोटे राज्य जैसे मोंटाना इसमें कम इलेक्टोरल वोट होते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में राज्य के आकार और जनसंख्या का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव दोनों अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत होते हैं। हालांकि यहाँ हम प्रधानमंत्री के चुनाव पर फोकस करेंगे क्योंकि यह अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव से
अधिक समान है। दोस्तों, भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं जो हर 5 साल में होते हैं। भारतीय जनता सीधे अपने सांसदों को चुनती है और फिर ये सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें कोई उम्मीदवार जीतने के बाद अपने पार्टी से प्रधानमंत्री का चयन करता है। दोस्तों, भारत में एक पार्टी को सीट प्राप्त करने के लिए चुनाव में अधिकतम सीटों का प्राप्त होना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों उम्मीदवार को संसद में एक स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना गया। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि भारत में सभी राज्यों में एक समान चुनाव प्रक्रिया होती है। जनता जो होती है वह पार्टी के उम्मीदवार को वोट देती है और चुनाव आयोग चुनाव का संचालन करता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, भारत में एक उम्मीदवार को जिसे जनता से सबसे अधिक वोट मिलता है उसे वह सीट मिलती है और पार्टी के पास कुल सीट होने पर प्रधानमंत्री का चयन होता है। यानी मेजोरिटी जिसके पास आएगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों, भारतीय चुनाव में जनता का वोट सीधे उम्मीदवार और उनकी पार्टी को मिलता है। यहाँ पर सभी वोटों का दोस्तों समान महत्व है, जबकि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली होता है। सांसदों और विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और इस प्रक्रिया में कोई भी आम नागरिक सीधे वोट नहीं देता है। आइए दोस्तों इसे और आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, भारत में जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो फिर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। यह प्रक्रिया एकदम सीधी है, जबकि अमेरिका में जनता राष्ट्रपति का चयन सीधे नहीं करती है, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के प्रतिनिधि तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। दोस्तों, भारत में हर वोट का समान महत्व है और लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है वही सरकार बनाती है, जबकि अमेरिकी चुनाव में पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट में फर्क होता है। यानी जनता का वोट राष्ट्रपति नहीं चुनता है, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट चुनाव का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, भारत में हर राज्य में एक चुनावी प्रक्रिया होती है और हर राज्य का वोट समान महत्व रखता है। अमेरिका में राज्यों की भूमिका असमान होती है, क्योंकि बड़े राज्यों में ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स होते हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर भारत में एक पार्टी को 100 सीटें मिलती हैं और दूसरी पार्टी को 80 सीटें, तो सरकार बनाने वाली पार्टी वह होगी जिसे ज्यादा सीटें मिलती है। यहाँ जनता का वोट सीधा है और प्रधानमंत्री का चुनाव उनके प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जबकि अमेरिका में अगर एक उम्मीदवार को पूरे देश में अधिकतर वोट मिलते हैं लेकिन वह बड़े राज्यों में हार जाता है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट चुनाव का अंतिम निर्णय करते हैं, जिससे बड़े राज्यों का असर दोस्तों अधिक होता है। इस तरह से अमेरिका और भारत की चुनाव प्रणाली में कई प्रमुख अंतर हैं जो उनके राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे को दर्शाते हैं। अब आइए दोस्तों यह समझने की कोशिश करते हैं कि बाइडेन और हैरिस की चुनाव में सफलता न पाने का क्या कारण है। दोस्तों, बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की पहल की, लेकिन वह असफल रहे। इससे अमेरिकी जनता ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनकी उम्र, ऊर्जा की कमी और घरेलू मुद्दों पर ठोस फैसले लेने में उनकी धीमी प्रतिक्रियाओं ने जनता को निराश किया। अमेरिकी समाज में दोस्तों आज भी कई मामलों में पुरुष प्रधान मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। क्या एक महिला राष्ट्रपति बेहतर हो सकती थी? इस प्रश्न के उत्तर में अमेरिकी जनता ने कमला हैरिस को नकार दिया। यहाँ पर आपको बता दूं कि ट्रंप ने मैक्सिको के अवैध अप्रवासियों को अमेरिका के लिए खतरा बताया, जबकि बाइडेन और उनकी टीम ने इसे समस्या नहीं माना। लेकिन जब लाखों अप्रवासी अमेरिका आने लगे तो लोगों को नाराजगी बढ़ गई। आश्चर्य यह था कि ट्रंप को लैटिन अमेरिकी अप्रवासी समुदायों और श्वेत मतदाताओं का भी समर्थन मिला। दोस्तों, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एक आशा यह है कि उनके रूस से अच्छे संबंध का फायदा उठाकर वह यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा अवसर है जहां अमेरिकी नेतृत्व वैश्विक स्थिरता में अपनी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी चुनाव हमेशा से लोकतंत्र, विचारों और सत्ता के संघर्ष का प्रतीक रहे हैं। यह चुनाव भी दुनिया के लिए यही संदेश लाया है कि परिवर्तन और चुनौती का सिलसिला कभी रुकता नहीं। ट्रंप का फिर से चुना जाना यह बताता है कि हर समाज में विचारधारा का संघर्ष जारी है, चाहे वह अमेरिका हो, भारत हो या कोई और देश। अब आइए दोस्तों यह समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। उनके अमेरिकी फर्स्ट दृष्टिकोण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर असर हो सकता है, जिससे नए अवसर और चुनौतियां
दोनों सामने आ सकती हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच संबंध आज के समय में काफी मजबूत है, जो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के साझा हित, जैसे कि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देना, इन रिश्तों को और गहरा कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो संरक्षणवाद को बढ़ावा देती है, भारत के मेक इन इंडिया अभियान के साथ मेल खाती है। इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को गहरा करने का अवसर हो सकता है। यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूं कि ट्रंप के संरक्षणवादी रवैये के कारण भारत को आयात पर उच्च टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती आ सकती है। ट्रंप प्रशासन दोस्तों भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं, जिससे व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत हो सकती है। दोस्तों, ट्रंप की नीति के तहत अमेरिकी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से बाहर निकाल सकती हैं, जिससे भारत को इन कंपनियों को आकर्षित करने का अवसर मिल सकता है। ट्रंप की कठोर अप्रवासन नीतियां भारतीय पेशेवरों के लिए दोस्तों चुनौतीपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से H-1B वीजा कार्यक्रम को लेकर। यहाँ पर आपको बता दूं कि ट्रंप की ऊर्जा नीतियां, जो जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देती है, भारत के लिए तेल आयात पर खर्च कम करने का मौका दे सकती हैं। हालांकि इसका जलवायु परिवर्तन प्रयासों पर दोस्तों नकारात्मक असर हो सकता है। दोस्तों, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए मिश्रित अवसर और चुनौतियां लेकर आता है, जहां एक ओर आर्थिक वृद्धि और निवेश के अवसर है, वहीं व्यापार तनाव, अप्रवासन नीतियां और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी हैं। भारत को दोस्तों कुशल कूटनीति और समुचित आर्थिक नीतियां अपनानी होगी, ताकि वह इन परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से बदल सके।